नमस्कार। आज के करंट अफेयर डिस्कशन में हम लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो मेन न्यूज़ हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो पहली न्यूज़ आई है वो आई है कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी बढ़ती जा रही है। देश में 64 ऐसे प्लांट हैं जहां पर 4 दिन से कम का कोयला बचा हुआ है। ये जो न्यूज़ आई है ये बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, जो कि देश के 136 से अधिक बिजली संयंत्रों की कोयले भंडार की निगरानी करता है, उसकी रिपोर्ट बेस्ड है। और ये जो हमारे 136 कोयला प्लांट हैं ये पर डे 165 गीगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस न्यूज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि ऊर्जा किसी भी देश के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, एनर्जी। और हमारे यहाँ अभी भी हम काफी हद तक एनर्जी के लिए कोयले पर डिपेंड करते हैं, और हमारे भविष्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये कोयले की निर्भरता आवश्यक है। हालांकि पूरी दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, भारत प्रयास कर रहा है सोलर एनर्जी आदि के लिए, परंतु फिर भी हम एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हम ग्रेजुअल ट्रांसफर करेंगे, जैसा कि हमने पिछले डिस्कशन देखा आईपीसी रिपोर्ट्स वगैरह में, जो लगातार इंडिया को बाउंड किया रहा है कि आप भी अपना कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर करिए। तो ये न्यूज उस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली जो न्यूज है वो आई है कार्बन इमिशन को लेकर। कार्बन इमिशन लेकर हम पढ़ने पिछले कुछ समय से कि लगातार दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है कि इस सदी के अंत तक 2100 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री इंडस्ट्रियल इरा, जो हमारा औद्योगिक इरा है, उससे पहले का तापमान है उसमें 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी ऐसी है जो हम कुछ हद तक बर्दाश्त करते हैं। उससे आगे की बढ़ोतरी ऐसे बदलाव लेके आई क्लाइमेट चेंज में जो कि इरिवर्सिबल होंगे, अर्थात उनको हम वापस से कभी करेक्ट नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में इसी तरह की बात की गई है। और इस रिपोर्ट में स्पेशली G20 नेशंस, जो दुनिया के G20 नेशंस हैं, उनकी लोगों की लाइफस्टाइल आदि को लेकर, उनका कार्बन इमिशन को लेकर एस्टिमेट लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको हम अपने ऐसे में क्लाइमेट चेंज के बारे में, या हम किसी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें यूज कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, बहुत सिंपल बुनियादी सॉल्यूशन, जो मेंस के आंसर में काफी हमारे लिए फायदेमंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि 2050 के स्तर को G20 देशों को कार्बन उत्सर्जन हम कवर कर देंगे। मतलब जितना भी हमको कार्बन इमिट करना था वो 2050 तक हम कर चुके हैं, और हमारे पास टारगेट है इस सदी का, तो अगले 50 साल तक हम एक्स्ट्रा कार्बन इमिट कर देंगे। और उससे होगा ये कि जो ग्लोबल टेम्परेचर हम 1.5 डिग्री से बढ़ना नहीं चाहते उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। फाइनली उन्होंने कहा कि इसको यदि हमें कम करना है, यदि 1.5 डिग्री लाना है, तो अब हमें G20 नेशंस को अपने कार्बन इमिशन में, कार्बन उत्सर्जन में लगभग 95% की कमी लानी पड़ेगी। साथ में भारत जैसे देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज है, इन्हें भी लगभग 76% अपना कार्बन ईंधन कम करना पड़ेगा, जो कि अभी भारत के लिए नियर फ्यूचर, भविष्य में बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट में कार्बन फुटप्रिंट को डिफाइन किया गया है। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? हम जो कुछ भी दिन भर में गतिविधियां करते हैं, जैसे इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लेक्चर, तो यहां भी हम कार्बन फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हम भागीदारी कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम गतिविधियां करते हैं जिनसे कार्बन का संबंध होता है, उनको हम कार्बन फुटप्रिंट में जोड़ते हैं, अर्थात ऐसी गैसें, ग्रीन हाउस गैसें निकलने से हमारे कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो सारी गतिविधियां कार्बन फुटप्रिंट में आती हैं। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करें तो काफी हद तक हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक तरीका यह है कि हम ऐसा भोजन करें जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो, अर्थात पैक फूड का इस्तेमाल ना करें, ठीक डिब्बा बंद जो खाना है उसका इस्तेमाल ना करें, ताजा पका हुआ खाना खाएं। दूसरे ने कहा कि ऐसे आवास बनाएं जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो, अर्थात हवादार मकान जिनमें प्राकृतिक हवा आती हो और साथ में जिनमें प्राकृतिक रोशनी आती हो, इस तरह के बिल्डिंग निर्माण किए जाएं। भविष्य में ये हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। लगातार हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरीकरण के बढ़ते दौर में यदि हम अपनी योजनाओं को वापस से पुनर्निर्धारित करें, उसको रीस्ट्रक्चर करें, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी बना सकते हैं। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जो हम लोग अपनी डेवलपमेंट की गाथा बना रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हम इसको फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार लोग अधिक से अधिक प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। ऐसे सामानों को खरीदने से बचें जिनको बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया गया हो। और लास्ट में कि ये कहा गया कि हमने देखा है कि जिस समय हमारे अवकाश होते हैं, छुट्टियां होती हैं, आमतौर पर लोग घरों में रहते हैं और वो ज्यादा कार्बन इमिशन या कार्बन फुटप्रिंट को उस समय जनरेट करते हैं घर में बंद रहकर। तो
प्रकृति संबंध रखें, बाहर जाएं, बाहर निकलें, इस तरह की बातें इसमें कही गई है। इस आर्टिकल में एक और चीज कही है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में दुनिया में एक भारी समानता है। विकसित देश ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज्यादा करते हैं अपनी लग्जरी के लिए, और जो विकासशील देश है, जो गरीब देश हैं, वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। तो इसमें एक फिगर लिया गया है कि इंडोनेशिया के व्यक्ति की तुलना में कनाडा का व्यक्ति 6 टाइम ज्यादा कार्बन इमिट करता है। उसके लाइफस्टाइल में लग्जरी का एक महत्वपूर्ण रोल है इस नाते। तो ये हम जो पूरी न्यूज है इससे इस्तेमाल करेंगे प्री और मेंस में, और ऐसे के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन फुटप्रिंट पे। तो आप चाहें तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं, और कार्बन फुटप्रिंट को दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। व्यक्तिगत लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बुनियादी सुधार करने से एक बड़े बदलाव को ला सकते हैं। जिस प्रकार हमने कल देखा कि स्वच्छ भारत अभियान में छोटे छोटे सॉल्यूशंस लाए गए जिनका इंपैक्ट बहुत गहरा पड़ा। चलिए आगे हम आते हैं। आगे इस साल का जो नोबेल प्राइज है, अल्फ्रेड नोबेल की याद दिया जाता है, उसको लेकर न्यूज आई है। और नोबेल प्राइज में जो आज न्यूज है वो है आपके क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अवार्ड दिया गया इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है। एक यूएस जापानी है मनाबे, एक जर्मन है और एक इटली से है। तो प्रीलिम्स एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है। यूपीएससी में नाम नहीं आता है, यूपीएससी बेसिकली इनका जो वर्क है वहां पे आएगा। तो संडे को द हिंदू जब आएगा तो हम उसमें पूरा साइंस एंड टेक पे कवर करेंगे, वहां पे मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो केवल इनके बारे में कुछ जानकारियां, कौन किस देश का है, इन्होंने मेन काम क्या किया। तो इन्होंने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, समीकरण जटिल को आइडेंटिफाई किया, उनका निर्माण किया, जिससे जलवायु परिवर्तन को हम समझ पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, अभी जस्ट हमने इससे पहले कार्बन फुटप्रिंट की बात करी, हम लगातार बात करते हैं कार्बन बजट की। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इन लोगों का जो शोध था, रिसर्च था, वो काफी मीनिंगफुल था, काफी महत्वपूर्ण था। ठीक, और ये 3 लोग हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए काम किया है मनाबे ने, प्राकृतिक जलवायु विविधताओं अनुकरण करने के लिए कंप्यूटर पे प्रयोग काम किया। फिर इन हॉल्समैन ने हॉल्समैन मॉडल दिया है जो क्लाइमेट और आपके वेदर, जलवायु और मौसम, आई थिंक आपको जलवायु मौसम भी डिफरेंस पता होगा, तो इसके बीच में जोड़ के इन्होंने एक हॉल्समैन आपका मॉडल दिया था। इसी प्रकार से जो पारसी हैं, इन्होंने क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत, सांख्यिकी यांत्रिकी आदि को लेकर जलवायु परिवर्तन संदर्भ में जो जटिल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम थी उन पे काम किया। कभी कभी होता है पीएससी में पूछ ले कि कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें लगभग 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मुद्दा है। आपको बताना है कि करोड़ किस देश की मुद्दा है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर आपका स्विट्जरलैंड। तो ये आप तैयार करिए प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग को इंप्रूव किया है। रेटिंग एजेंसीज पे जल्दी मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगा कि रेटिंग कैसे काम करती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन एक शॉर्ट समझ लीजिए कि रेटिंग एजेंसी जो होती हैं बेसिकली किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को देखकर उनका मूल्यांकन करती है, उनका एक तरह से इवैल्यूएशन करती है और फिर बताती है कि इसकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, स्टेबल है या डाउनग्रेड है या अपग्रेड है, क्या हुआ है इसमें। तो अभी इन्होंने इंडिया की रेटिंग को स्टेबल कहा है, और ये बहुत मीनिंगफुल होता है निवेश के दृष्टिकोण से। कोई जो निवेशक होते हैं वो आमतौर पे इन रेटिंग की जो पोजिशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसको बहुत कंसीडर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडिया की कंडीशन को इन्होंने अभी नेगेटिव से स्थिर कर दिया है, और हम देख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट पिछले कुछ समय से 2 दिन से न्यूज़पेपर में और शेयर मार्केट देख रहे हैं कि लगातार इंडिया शेयर मार्केट बढ़ रहा है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। लास्ट में एक आर्टिकल आया हुआ है पवन दुग्गल जी का, ये एडिटोरियल है कि साइबर सुरक्षा में बड़ी सेना के गहरे संकेत। इन्होंने अपने आर्टिकल फोर्स किया है कि पिछले कुछ समय से साइबर सेक्टर का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे लोग जिनको साइबर का बहुत जानकारी नहीं है वो भी इस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, स्पेशली कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद। और ये जो लोग शामिल हुए हैं, इसी के साथ साइबर थ्रेट बढ़ते जा रहा है। इन्होंने रिसेंटली जो भी फेसबुक, ट्विटर आगे जो कुछ समय के लिए ब्लॉग को अच्छा करने के लिए इंस्टाग्राम, उसकी को फोकस किया है, और इन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए एक चिंता वाली बात है। हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको लेकर बहुत जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार करें। लोगों को जो साइबर फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं उन्हें एम्पावर्ड करें, उन्हें बताएं कि क्या आपके सामने खतरे हैं, और एक साइबर बिहेवियर जो होता चाहिए सिक्योर, वो भी लोगों को सिखाएं। इसी बात को उन्होंने आर्टिकल में फोर्स किया है, और इन्होंने कहा कि हम साइबर महासागर में उतर चुके हैं, मतलब अब भी हम इस फील्ड में आ चुके हैं। अब
हम पीछे नहीं जा सकते। जिस प्रकार से दुनिया भर में साइबर का तेजी से फैलाव हुआ है, इंडिया को भी इसको अपनाना पड़ेगा। बदलाव से हम बच नहीं सकते, बदलाव के साथ तैयार करें अपने आप को, यही हमारी रणनीति चाहिए और इसी को लेते हुए इन्होंने इस बात पे फोकस किया है। आई होप कि आज के डिस्कशन से आपका पूरा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कवर हो गया हो, काफी कुछ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मिले हो। मैंने एक क्वेश्चन जो मेंस का दिया है कार्बन फुटप्रिंट का, आप उसको लिखिए और लिख के मुझे शेयर करिए। धन्यवाद।